एक मोल कॉन्सेप्ट होगा और एक इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इन दोनों को अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। जैसे मोल कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर 1 में पढ़ा और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इसीलिए इस चैप्टर को हम चैप्टर नंबर 8 है वैसे, इसको इसलिए इकट्ठा पढ़ते हैं कि दोनों को रिलेट कर पाए और दोनों का इक्वल यूज है केमिस्ट्री के अंदर। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि इक्विवेलेंट होता क्या है। जिस तरीके से हमने मोल को डिफाइन किया उसी तरीके से हम इक्विवेलेंट, और थोड़ा हम इक्विवेलेंट के बारे में जानते भी हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ equivalent equal to moles into n factor, moles into n factor, ये मोल इंटू एन फैक्टर से निकालते हैं। या फिर दूसरा इसका तरीका लगाएं, क्या था, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ये भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन अपने को इक्विवेलेंट मास निकालना आना चाहिए। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट मास न्यूमेरिकल के लिए हम सीधा निकाल देते थे, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। कोई एसिड, बेस, सोल्ट और आयन का एन फैक्टर अपने को निकालना आता है। उसी एन फैक्टर को हम वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं एसिड और बेस के केस में। तो ये होता है, ठीक है। ये जो एन फैक्टर है इसी को हम वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। जो एन फैक्टर है, कुछ बुक में आपको इसी की जगह वैलेंसी फैक्टर लिखा मिलेगा, और इसी को हम एसिडिटी और बेसिसिटी भी बोल देते हैं। जो एन फैक्टर है उसी को हम बोल देते हैं एसिडिटी ऑफ बेस। जो एन फैक्टर बोलते हैं उसको एसिडिटी बोल देते हैं, और बेसिसिटी ऑफ एसिड अलग अलग के लिए डिफाइन करना। एन फैक्टर बोलते हैं सभी के लिए हो गया वो, ठीक है। आपको एसिड के लिए बोलना है तो उसको बोलेगा बेसिसिटी। जैसे H2SO4 फॉर्म 2H पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन, कितना आयन दे रहा है? 2। एन फैक्टर क्या बोलोगे? 2। हाँ, इसलिए इसी एन फैक्टर को तुमसे पूछा जाता है इसकी बेसिसिटी बताइए क्या है। इसकी बेसिसिटी कितना है? 2। इसी को बेसिसिटी बोलते हैं। एसिड के लिए क्या बोलते हैं? बेसिसिटी। बेस के लिए एसिडिटी। सोल्ट के लिए इसको वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर हम बोलेंगे, ठीक। सभी का मीनिंग सेम ही होगा जो नॉर्मल हमने पहले पढ़ा हुआ था। ये आपका इक्विवेलेंट मास का न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है कि एन फैक्टर आपको पता हो, मोलर मास। लेकिन इसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। और थ्योरेटिकली इक्विवेलेंट मास को कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे मोलर मास हमने डिफाइन किया था कि एक मोल का जो मास होगा वो मोलर मास होगा। तो इक्विवेलेंट मास को थ्योरेटिकली किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इक्विवेलेंट मास क्या चीज है वो हम देखें। इक्विवेलेंट मास थ्योरेटिकली डेफिनेशन, लिखें। इक्विवेलेंट मास किसको बोलते हैं? मास ऑफ एनी एटम that are attached with 1 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen or 35.5 gram of chlorine or 108 gram of silver। किसी भी एटम का उतना मास जो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ अटैच हो, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ, या 108 ग्राम ऑफ सिल्वर के साथ जो मास अटैच होता है उसको हम इक्विवेलेंट मास बोलते हैं, ठीक। तो इनके लिए जैसे कि अपने को नॉर्मल निकालना है कि NaCl है। NaCl में तुमसे पूछा था इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na का इक्विवेलेंट वेट क्या हो, ठीक है। अब इस NaCl में हम देखेंगे क्या है, 23 तो सोडियम है और 35.5 ग्राम क्या है, Cl है। तो इसके अंदर 35.5 ग्राम के साथ कितना अटैच है? 23। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? 23। जैसे एग्जाम्पल CaCl2, इसमें 40 ग्राम क्या होगा? एक एटम किसका? कैल्शियम का। एक मोल एटम कैल्शियम का, तो उसका 40 ग्राम हो गया। और 2 क्लोरीन है तो कितना हो जाएगा? 71 ग्राम। यहां से इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम पूछा जाए तो कैसे निकालोगे, ठीक है। 71 ग्राम के साथ कितना है? 40 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट किसको बोलते हैं? 35.5 ग्राम के साथ बताइए कितना। 71 के साथ यदि 40 है, 35.5 के साथ कितना हो जाएगा?
20 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट क्या है यहां से 20। जैसे AlCl3, इसको लिखेंगे किस तरीके से, एल्यूमिनियम का कितना है इसके अंदर 27, एक है, एक एटम एल्यूमिनियम का था तो 27 और इसका 3 × 35.5। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ से देखोगे इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका आ जाएगा 106.5 ग्राम क्लोरीन किसके साथ अटैच है 27 ग्राम के साथ। और इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन क्या होती है 35.5 ग्राम के साथ। ठीक है, तो 35.5 ग्राम ऑफ Cl किसके साथ अटैच होगा, 3 से डिवाइड कर दो 9 ग्राम के साथ। इस क्वेश्चन में AlCl3 में एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 9। इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा 9, ये यूनिट नहीं लिखते इक्विवेलेंट वेट की, बेसिकली 9 आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे ये आ जाए आपका Al2O3 पूछा जाए एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट यहां से देखें कितना एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम के एटम है और एक का 27 होगा तो मास 2 का कितना हो जाएगा 54। और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ पे अपने को पता चला कि 48 ग्राम के साथ 54 ग्राम एल्यूमिनियम है, 58 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो 8 ग्राम के साथ कितना होगा, 8 ग्राम के साथ जो अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को बोला जाता है इक्विवेलेंट वेट। तो इसको कितने से डिवाइड करा 6 से, तो इसको भी 6 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम यहां से कितना आ रहा है 9 आ जाएगा। इस तरीके से हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। जिसकी Ag2S, इसमें क्या क्या है, 2 सिल्वर हैं और 1 सल्फर है। सिल्वर का होता है एटॉमिक मास आपको बता दूं 108, याद हो जाएगा धीरे धीरे। तो 108, तो सिल्वर इसके अंदर कितना है 216 ग्राम, तो इसके अंदर सिल्वर है। और सल्फर का कितना होता है 32 ग्राम, 32 ग्राम इसके अंदर आपका सल्फर है। अब इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन क्या होती है, सिल्वर से जुड़ा हुआ होगा तो इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन क्या होगी कि 108 ग्राम के साथ जो मास अटैच है उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। तो 216 के साथ, अब सिंपल मैथ, 216 ग्राम एल्यूमिनियम के साथ कितना है 32 ग्राम। तो यहां से 108 ग्राम के साथ क्या आ जाएगा, 108 ग्राम एल्यूमिनियम के साथ कितना आ जाएगा 16 ग्राम। ठीक है, तो यहां से इस तरीके से निकाल सकता। तो इसमें मेथड में तुम देख रहे हो कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी, इस मेथड में प्रॉब्लम वहां आएगी यदि कोई एटम ना हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ना ऑक्सीजन से, ना क्लोरीन से, ना सिल्वर से, किसी और एटम से कंपाउंड बना लिया, तो उस केस में आप कैसे निकालोगे। जैसे CF4 है, यहां से कोई पूछ ले कि CF4 है, बताइए कार्बन का कितना होगा। तो जो बेसिक डेफिनेशन उसमें या तो हाइड्रोजन यूज किया था हमने, या फिर हमने उसमें ऑक्सीजन यूज किया था, या उसके अंदर हमने क्लोरीन यूज किया या सिल्वर यूज किया। तो इन केसेस को हमने यूज नहीं किया। तो ये आपकी जो डेफिनेशन है बहुत क्लासिकल, बहुत पुराने टाइम की डेफिनेशन है। तो प्रेजेंट टाइम में इसको चेंज करेंगे तो, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल इस डेफिनेशन पे मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ चीजों का इक्विवेलेंट वेट आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, देखिए जिनका चार्ज मिल जाए आपको वो तो आप डायरेक्ट एन फैक्टर से निकाल ही दोगे। जैसे इनमें आपको दिक्कत आ रही थी कि Ag2S कैसे निकालेंगे, ये अब तक नहीं सिखाया था, एन फैक्टर वाला तो आप डायरेक्ट बता दोगे। ठीक है, तो इसका कैसे निकालेंगे देखते हैं एक बार। यहां पे देखें एक बात कि भाई जैसे इक्विवेलेंट वेट हम बता रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन का कभी भी आपका इक्विवेलेंट वेट आ जाए 1 लिखोगे, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट। ऑक्सीजन का 8 लिखोगे, क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट 35.5। ठीक है, जहां पे आपको इनका एज्यूम करना है वहां की बात कर रहे हैं। और सिल्वर का कितना होगा, सिल्वर का आपका 108 होगा, ये इक्विवेलेंट वेट है। इनकी हेल्प यदि आपको चाहिए, इनको आप स्टैंडर्ड मान के दूसरे का निकाल सकते हैं, वहां पे इनको हम यूज करेंगे। ठीक है, जहां पे आपको डायरेक्ट चार्ज दिखाई दे जाए वहां तो आप इक्विवेलेंट वेट डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। जैसे आपसे पूछा जाए इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 2 नेगेटिव, इसका इक्विवेलेंट वेट बताइए SO4 2 नेगेटिव का। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, ये तो चार्ज आयन है, सीधा मोलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज डिवाइडेड बाय एन फैक्टर लिख दें। एन फैक्टर कितना है, दूर से दिख रहा होगा, एन फैक्टर 2 है। मोलर मास काउंट कर लेना, 96 डिवाइड बाय 2 आएगा, कितना आ गया 48। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट आयन का इक्विवेलेंट वेट पूछ लिया जाए तो कैसे निकालोगे, मोलर मास ऑफ कार्बोनेट आयन डिवाइड बाय एन फैक्टर कितना है इसमें भी 2।
ठीक है, चैप्टर पहले नॉर्मेलिटी के टाइम पे आपको इन्फेक्टर कराया था। मोलर मास आप निकालोगे 60 आएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 30। इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फेट आयन PO4 3 नेगेटिव, यहाँ पे इन्फेक्टर कितना है इसका 3। मोलर मास इसका निकाल के देखोगे आएगा 95/3, ये आपका इक्विवेलेंट मास है। जब आपके पास डायरेक्ट आपको आयन दिया हुआ है तो उसका चार्ज है, उसका मतलब आपके पास उसका इन्फेक्टर है, तो आप वहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो। यदि आपको ऐसा कोई एक न्यूट्रल कंपाउंड दे दिया जाए, ना वो एसिड है ना वो बेस और सोल्ट फॉर्म्स के आप बना नहीं पा रहे, तो उस केस में आप डायरेक्ट इस तरीके से निकाल दो। ठीक, इक्विवेलेंट वेट किसी कंपाउंड का निकालना हो आपको, जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ x एंड y, कोई कंपाउंड है तो कैसे निकालोगे इसमें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ x प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ y, इक्विवेलेंट वेट ऑफ y, इक्विवेलेंट वेट ऑफ x और इक्विवेलेंट वेट ऑफ y को ऐड कर दीजिए। ठीक, अब मान लिया कहीं पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ XY2 आ जाए, चाहे y कितना भी हो, ठीक है, आपको ये नहीं कि 2y के इक्विवेलेंट वेट ऐड करोगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ x प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ y, अभी वही आंसर आएगा, आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। इक्विवेलेंट वेट का यही फायदा, इक्विवेलेंट वेट के अंदर एटॉमिक वेट में आपको क्या करना पड़ता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे एटम का मास, यहाँ पे ऐसा नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आपको रिएक्शन को बैलेंस भी नहीं करना पड़ता है। जहां पे आपको रिएक्शन बैलेंस करने में प्रॉब्लम आती है वहां पे हम ये यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट है, इस तरीके से भी हम निकाल के देखते हैं। जैसे कोई इक्विवेलेंट वेट पूछे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ PQ3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ P प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ Q, यहाँ 3 क्यों नहीं लिख रहा है। इक्विवेलेंट वेट आप निकालते हो एटॉमिक वेट में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इक्विवेलेंट वेट में आपको कोफिशिएंट कितने नंबर उससे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आ जाए HCl का इक्विवेलेंट वेट निकालना आ जाए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, ठीक है, आपके पास 2 तरीके हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl निकालने के। ठीक है, एक तो वो क्या, मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर, मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर जानते हो एसिड है तो एन फैक्टर कितना है इसका 1 है, और मोलर मास देखोगे इसका 36.5, क्या आंसर आ गया 36.5। ये फिर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल लोगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl, ये तो दोनों ही स्टैंडर्ड है, इन्हीं के बेस पे दूसरों का डिफाइन किया जाता है। इसका कितना होगा 1 और इसका 35.5, दोनों का मिला के 35.6 हो गया। जैसे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 कैसे निकालोगे, मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास H2SO4 का 98 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 49। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ S प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, ये भी लगा सकते हो। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का कितना होगा, यहां से आप सल्फर का निकालने में दिक्कत हो रही तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट इक्विवेलेंट वेट ऑफ H प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 लगा दीजिए, SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव कैसे निकालोगे, SO4 2 नेगेटिव का मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर कितना है 2, थोड़ी देर पहले निकाल के बताया था। H का कितना हो जाएगा 1, इसका कितना हो जाएगा 48, दोनों से आंसर क्या आ जाएगा 49। इक्विवेलेंट वेट आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, बस ध्यान ये रखें नंबर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ऐसा नहीं 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जो कि हम वहां पे करते थे एटॉमिक निकालते हुए। तो मोल कॉन्सेप्ट में और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में यही रहेगा कि यहाँ पे आपको बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा उससे इजी है। ठीक है, तो डेफिनेशन और इस टाइप का इस पे छोटा छोटा आपका जो क्वेश्चन है वो इस पे आ सकता है। तो देखिए इस पे क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है, स्टार्टिंग से लिखिए न्यूमेरिकल, एन oxide of metal have 20% oxygen by mass, then find equivalent weight of oxide, then find equivalent weight of this metal oxide। इस मेटल ऑक्साइड का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। कोई भी मेटल ऑक्साइड है, जैसे कि मेटल के ऊपर कितना चार्ज रहा हमें नहीं आइडिया, M+X मान लेते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर कितना रहता है, ऑक्साइड बोला गया है तो ऑक्सीजन का 2-, ऑक्साइड 2 नेगेटिव, पर ऑक्साइड ऑक्सीजन पे -1 और सुपर ऑक्साइड -1/2। फॉर्मूले 10th क्लास में ऐसे बनाते थे, आयनिक कंपाउंड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, M2OX है और आपको बोला गया कि इसका इक्विवेलेंट वेट बताना है। ठीक है, बोला गया कि इसका बाय मास 20% परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन आपको देखा, परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परसेंटेज बाय मास कितना दिया हुआ है 20%। ठीक है, क्या करो कंपाउंड का टोटल अज्यूम कर लो कि 100 है, लेट मास ऑफ M2OX इज 100 ग्राम, 100 ग्राम मान लिया।
इसमें ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का मास हो गया आपका 20 ग्राम। तो इसमें मेटल का मास कितना हो जाएगा, मेटल का मास हो गया 80 ग्राम। डेफिनेशन क्या होती है, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जो मास अटैच है वो उसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो यहां से मास ऑफ मेटल अटैच्ड विद 20 ग्राम के साथ कितना अटैच है, 80 ग्राम। मास ऑफ मेटल अटैच्ड विद 8 ग्राम, 8 ग्राम से क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट। 20 से यदि 80 होगा तो 8 ग्राम से, मतलब देखिए इसके 1 ग्राम के साथ कितना ग्राम लगा हुआ है, 4 ग्राम। 1 ग्राम के साथ 4 ग्राम, 8 ग्राम के साथ कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। ये आ जाएगा यहां से मास, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब यहां से आपको इक्विवेलेंट वेट मेटल का ही पता और ऑक्सीजन का पता ही होता है, ऑक्सीजन का कितना होगा, 8 होता है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ M2O3 कैसे लिखोगे, इक्विवेलेंट वेट नहीं, M2OX, इक्विवेलेंट वेट ऑफ M प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ X, इक्विवेलेंट वेट ऑफ M का कितना हो गया इक्विवेलेंट वेट यहां से 32, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन का कितना है 8, क्या आंसर आ जाएगा 40, क्या आंसर आ गया 40। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, यहां से मेटल का भी पूछा जा सकता था तुमसे। ठीक, तो इसे यहां से आपसे फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, मेटल का फॉर्मूला। ठीक है, तो आप वो मोल कंसेप्ट लगा के भी कर सकते हैं, बाद में हम थोड़े आगे इसको स्टेप के न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरेटेड मतलब सल्फर से जुड़ा हुआ, सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन हैविंग वेपर डेंसिटी 17 डिसोसिएट ऑन हीटिंग and produce H2 gas and solid sulfur. If the volume of H2 gas equal to volume of sulfurated hydrogen, if volume of H2 gas equal to volume of sulfurated hydrogen, then find the equivalent weight of sulfur in sulfurated hydrogen. सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन के अंदर आप उसका इक्विवेलेंट वेट आपको बताना है। ठीक है, सल्फर जानते होगे, सल्फर पे रहता है चार्ज कितना, -2, सल्फाइड की जब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन पे, ठीक, हाइड्रोजन है अपने को, वैसे सल्फर पे बहुत सारे टाइप का हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 से लेके +6 तक का। हाइड्रोजन पे कितना रहेगा, हाइड्रोजन की हम बात कर लें, हाइड्रोजन पे आपका +1 है। ठीक है, हम फॉर्मूला बना के लिख सकते हैं। यदि अपने को नहीं भी फॉर्मूला पता तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, कोई भी कंपाउंड रहा होगा भाई यहां से कि H2S, वैसे तो यहां से डायरेक्ट आपको पता चल रहा है कि H2S, क्योंकि ये -2 में होता है और ये 1 में होता है। यदि नहीं पता कि इसका कितना होगा तो हम इसको मान लेते हैं कि इसका X ऑक्सीडेशन स्टेट रहा होगा, -X, इसका लेकिन +1 पक्का रहेगा क्योंकि सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, ये हुआ, और हीट किया, ये गैसीय स्टेट में था, क्या बना दिया, यहां से जो आपका X/2 H2 गैस बनेगा प्लस सल्फर सोलिड, जितना भी सल्फर निकला ये सोलिड स्टेट में गया। अब बोल रहा है कि इसके अंदर जो वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम जो रहा, इसका जितना वॉल्यूम है इतना इसका वॉल्यूम था। इसका मीनिंग क्या हुआ, जितना मोल इसका है उतना ही मोल उसका हुआ। क्यों, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, इसका मतलब ये बोल रहा है कि H2 का जितना यहाँ वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम इसका था। तो यहां से इसका कितना मोल लिया हमने, इसका मोल 1 लिया, तो इसका मोल कितना हो जाएगा 1। वॉल्यूम इक्वल का मतलब यही बोल रहा है कि मोल इक्वल है, इसका तो मतलब ये होगा कि X/2 इक्वल टू 1 है, और X की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी, X की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो इसका मतलब ये आपका H2S हो गया, और H2S हो गया तो यहां से तुम देखोगे 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 32 ग्राम सल्फर लगा हुआ है, 1 ग्राम के साथ कितना लगेगा 16 ग्राम, तो 16 क्या है आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट X हैविंग इक्विवेलेंट
having equivalent mass E form an oxide XnOn, कोई एलिमेंट X है, उसका इक्विवेलेंट मास E है और उसने कोई कंपाउंड बनाया है XnOn। द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट X, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट X इज, इस X का आपको एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है। ये है आपको इक्विवेलेंट मास दिया हुआ है, देखिए निकालें इस कंपाउंड को, देखा हमने, और इसका आपसे इक्विवेलेंट एटॉमिक मास पूछा हुआ है। इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर होता है, ठीक। और इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका, टोटल इस कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास निकाल दो। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट ऑफ XmOn, उसका इक्विवेलेंट मास है, वो क्या होगा? इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ X प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ O, ठीक। इक्विवेलेंट मास ये आपको E दे रखा है और इधर से इसका इक्विवेलेंट मास 8 दे रखा है, ठीक है। इसका हम निकाल सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब यहां से इक्विवेलेंट मास आपको आइडिया लग गया कंपाउंड का, तो आपको एटॉमिक मास निकालना है। एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करेंगे, देखें एक बार। देखें इसके अंदर, तो भाई ये तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड हो गया। अब इक्विवेलेंट वेट इसके अंदर हम देखें है क्या है, इसका यदि एटॉमिक वेट मोलर मास निकालना है इसका कंप्लीट का, इसमें इसका हम मान लेते हैं x ग्राम है। एटॉमिक मास क्या है? मान लिया x ग्राम है, तो कितना हो गया? x इंटू एम प्लस 16 इंटू एन, x इंटू एम इंटू 16 इंटू एन, ये हो गया टोटल। तो यहाँ पे 16n ग्राम के साथ कितना है? x m अटैच है, और 8 ग्राम के साथ कितना होगा? क्या किया है? इधर से डिवाइड कर दिया 2n से, तो इधर भी डिवाइड कर दूं, x बाई xm बाई 2n, ये है। ये क्या आ जाएगा? 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जो अटैच है उसी को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वेट। और वो किसके बराबर दिया हुआ? E के बराबर दिया हुआ। x यहां से क्या आ जाएगा आपका? E इंटू 2 इंटू एन डिवाइडेड बाई, क्या आ जाएगा यहां से? नीचे m आ जाएगा। ये है आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ x, एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट नहीं, एटॉमिक मास ऑफ x। रेडॉक्स रिएक्शन, इक्विवेलेंट वेट इन रेडॉक्स रिएक्शन। इक्विवेलेंट वेट एसिड का आप निकाल सकते हो, बेस का निकाल सकते हो, सोल्ट का निकाल सकते हो, आयन का निकाल सकते हो। यहाँ पे आप रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का निकालना सीख लेंगे। और थोड़ी देर पहले जो हमने सीखा, कुछ न्यूट्रल कंपाउंड जो आपको डायरेक्ट कंपाउंड दे दिए जाए उनका आपको निकालना सीखा, जैसे हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है उस टाइप से। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट यहाँ भी निकालते वैसे ही। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट या फिर मोलर मास डिवाइडेड बाई n फैक्टर, और जो एक्चुअल में जो n फैक्टर होता है वो यहां से डिफाइन होता है रेडॉक्स के लिए। तो n फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, n फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। कोई रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसके लिए n फैक्टर कैसे निकालते हैं? उसके लिए निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल ने, उसका एक मॉलिक्यूल आपको लेना है, उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं उससे आप निकालो। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अपने आप को रिड्यूस करेगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, रिड्यूसिंग एजेंट अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा तो उसके अंदर लॉस होगा। एक के अंदर कितना लॉस हो रहा है वो उसका n फैक्टर है। और आपने यदि n फैक्टर सीख लिया तो आगे तो ये आसान है। जैसे देखें इसके अंदर, जैसे मैं यहां से लिखूं Fe कन्वर्ट इनटू Fe2 पॉजिटिव, इसका n फैक्टर यहाँ पे, किसका n फैक्टर बताइए? n फैक्टर कैसे देखते हैं?
ये एफ ऑक्सीडेशन दिखाया, 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ इसके एक मॉलिक्यूल के साथ, आगे कोफिशिएंट 1 लगा हुआ है तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल है, कितना होगा 2, एन फैक्टर क्या आ जाएगा 2। जिसमें यहां से लिखूं Na कन्वर्ट इनटू Na पॉजिटिव, एन फैक्टर ऑफ Na, कि इसका एन फैक्टर बताइए कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन दिया 1, जैसे KMnO4, ठीक है, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, जैसे ये दे रखा है, कन्वर्ट इनटू Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव। यहां से देखिए Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आना चाहिए +7 से +2, इसे कोफिशिएंट कितना रखना 1, ठीक है, +7 से +2 गया, कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है 5, कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है 5, ठीक है, तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया पूरे कंपाउंड, बाकी कोई इलेक्ट्रॉन लेता है देता नहीं है, मान लिया कि ये H2O में कन्वर्ट हुआ और K पॉजिटिव K में ही रहा, सिर्फ मान लिया Mn ही कर रहा है, तो क्या हो जाएगा Mn का, यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है 5, तो इसका एन फैक्टर आ जाएगा यहाँ से आपका 5, कितना आ जाएगा एन फैक्टर 5। तो इस तरीके से निकाल दें, जितना टोटल इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस है उसको हम बोलते हैं। देखिए जैसे Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव इन एसिडिक मीडियम कन्वर्ट इनटू Cr+3 + H2, इसमें कन्वर्ट हुआ। यहां से ऑक्सीडेशन नंबर चेक किया, सबसे पहले क्रोमियम का, फिर ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, तो यहां से आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे +6 आएगा, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का दिख रहा +1, यहाँ पे +3, हाइड्रोजन का निकालोगे +1, ऑक्सीजन का निकालोगे -2। अब यहां से देखिए +6 से कितने में जा रहा है आपका +3, कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा क्रोमियम 3, एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। एक मॉलिक्यूल में यदि ले लूं, एक मॉलिक्यूल लूंगा तो उसमें कितने क्रोमियम है 2 क्रोमियम है, कितने क्रोमियम आ जाएंगे 2 क्रोमियम आपके पास है, एक मॉलिक्यूल में 2 क्रोमियम है, तो पूरा मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो पूरा मॉलिक्यूल कितने लेगा 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका एन वेक्टर क्या होगा 6 होगा। तो मैं फिर दोबारा बता दूं, जितने एटम आपको वो सारे एटम का काउंट करना है, एक एटम का नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो एक एटम का होता है, आपको टोटल इलेक्ट्रॉन गेन देखना है इस कंपाउंड ने कितना लिया है, ठीक है, तो इस तरीके से निकालेंगे। जैसे S8 कन्वर्ट इनटू S+4, सल्फर है, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर में था और यहाँ पे +4 में चला गया, कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस है 4 का पर एटम है, कितने का पर एटम। इस मॉलिक्यूल का बताइए, इस मॉलिक्यूल में कितने सल्फर हैं 8, तो इस एन फैक्टर ऑफ S8 कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस 8 एटम है, एक ने 4 का लॉस किया तो कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32, इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे I2 कन्वर्ट इनटू I5, 0 से +5 गया, एक एटम 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा तो I2 2I कितना हो जाएगा एन फैक्टर 10, एन फैक्टर कितना हो जाएगा 10। तो इस तरीके से हम एन फैक्टर निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल ही चीज है कि टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस निकाल दो या टोटल इलेक्ट्रॉन गेन, जो कि हमने बैलेंसिंग के टाइम पे भी किया था। अब जैसे इसके अंदर नेक्स्ट देखते हैं कुछ एग्जांपल, Na2S2O3 with I2 form Na2S4O6 plus NaI। ये आपको इसमें एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट आपको बताना है। सबसे पहले तो आप ये देख लो रिएक्शन रेडॉक्स है भी या नहीं, और है तो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन रिड्यूसिंग एजेंट, और टोटल कितना इलेक्ट्रॉन पूरा मॉलिक्यूल ले रहा है या दे रहा है, उस हिसाब से आप निकालोगे। Na के पास जाओगे सबसे पहले +1 बिना किसी डाउट के, ऑक्सीजन -2, आप सल्फर का यहां से निकालोगे, सल्फर का कैसे निकालोगे X मान लो, ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर सभी बच्चों का निकालना आता होगा, क्या हो जाएगा यहां से +2 × 2x प्लस ब्रैकेट में -6 = 0, यहां से आपका आ जाएगा 2x = 4 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यहां से इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैंने निकाल लिया 2, एक सल्फर का है। आयोडीन के अंदर आयोडीन का कितना है 0, Na का यहां भी क्या रहेगा +1, ऑक्सीजन का कितना रहेगा -2, ठीक है, यहां से सल्फर का तुम खुद निकाल के देखोगे 2.5 आएगा, Na का +1, ऑक्सीजन इसका -। अब देखिए इसके अंदर किसका चेंज हो रहा है उसका देखते हैं।
+1 है, इधर भी +1 है, ये चेंज हुआ है। सल्फर -2 से 2.5 ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या है, सल्फर क्या कर रहा है अपने आप को ऑक्सीडाइज, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा होगा। ऑक्सीजन हर जगह सेम है, तो मतलब इस पूरे कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन का जो गेन या लॉस हो रहा है वो सल्फर की वजह से हो रहा है, और ये क्या कहलाएगा, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्यों, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है। आयोडीन 0 से, दूसरा किसका चेंज हो रहा है, दूसरा तुम देखोगे 0 से लेके -1 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो रिडक्शन, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहला काम आपका हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसी के अंदर अपने को देखना टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस। अब देखिए यहां से सल्फर +2 से 2.5 में गया, कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा, हाफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्चुअल में तो 1 मोल होगा इसका, 1 मोल यहाँ इसमें 1 मोल में कन्वर्ट हुआ होगा, हाफ मोल इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। हम सिंपल देखते हैं, 2 से 2.5 कितने का चेंज है, 0.5 का। कितने एटम है, एटम भी तो चेक करो, 2। तो यहां से आप देखोगे इसका जो एन फैक्टर है, मैं एन फैक्टर देखो, इसका एन फैक्टर आपका 1 है। 1 एन फैक्टर में बेसिकली क्या हो गया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया। इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 0 से -1, कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 1। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1, लेकिन एटम कितने थे, 2, ये हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में हम लिखते नहीं है, सिर्फ नंबर होता है एक। हाँ, ये फ्रैक्शनल हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है। ठीक है, तो एन फैक्टर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के केस में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मोड लगा देता हूं, मतलब पॉजिटिव में लेना है, चाहे डिक्रीज हो या इंक्रीज, जैसे कि -2 से 0 गया, 0 से -2, नंबर देख लो बस, वो मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में वो टोटल कितने एटम है, ये। जैसे इसमें तुम देखोगे चेंज कितने का था, 0 से -1 का चेंज था, और कितने एटम है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना एन फैक्टर आ गया, 2। इस तरीके से आप एन फैक्टर निकालोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Find out the n factor of reducing and oxidizing agent, KMnO4 with FeSO4 with H2SO4 form K2SO4 ferric sulfate Fe2SO4 whole thrice plus H2O plus K2SO4 with K2SO4, ये। अब इसके अंदर देखें, जो ये आपको पूरा प्रोसेस दे रखा है कि इसमें आपसे पूछा गया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर आपको बताना है। सबसे पहले तो ये देखो, ये रिएक्शन रिडॉक्स है भी या नहीं, और है तो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। इस पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका लिख दें, ये आपका +1 है, Mn तुम निकालोगे +7, ऑक्सीजन -2, Fe +2, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2, +1, +6, -2, +1, +6, -2, +3, +6, -2, +1, -2, +1, +6, -2, ये है टोटल ऑक्सीडेशन नंबर। यहां से हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। देखें इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, जहां चेंज हो रहा हूं मैं लिख देता हूं। पहले भी ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, वहां पे हमने इसको बैलेंस किया था। +7 है, और यहां से Mn आएगा, पूरी रिएक्शन लिख दी, ये लिखा ही नहीं, Mn2, यहां से Mn +7 से +2 में गया। दूसरा आयरन, यहाँ पे Fe +2 में है, यहाँ Fe +3 में है, बस यही चेंज है पूरी रिएक्शन के अंदर, यही सिर्फ 2 चेंज है। तो ये और कोई चेंज नहीं, +7 से +2 अपने आप को रिड्यूस किया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, और ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। इसमें चेंज देख लीजिए कितने का, पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ Mn में चेंज हुआ, और Mn इसके अंदर एक ही है। कितना हुआ, इसका एन फैक्टर देखूंगा तो 5 आ गया सीधा। कितना हो गया एन फैक्टर, 5। ठीक, एन फैक्टर 5 हो जाएगा। इसकी बात करें, एक ही एफ है इसके अंदर, Fe है, +2 से +3 गया, +2 से +3, कितने का चेंज हुआ, 1 का।
ठीक, एक ही Fe था तो इसका एन फैक्टर कितना हुआ 1, ये ठीक है 1 इसका एन फैक्टर हो गया। अब यहां से देखेंगे कि इसके अंदर 2 F है, ये नहीं देखना है अपने को, जिसका एन फैक्टर देखना उसके अंदर देखो कितना एटम, इसका देखना तो ये इधर देखना होता है इसका एन फैक्टर, तो हम बाद में फिर बात करते हैं उसका। ठीक, इस तरीके से निकालते हैं हम एन फैक्टर। तो एन फैक्टर करके भी हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। क्या इसका एन फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसके एन फैक्टर को इससे, पहले भी हम यही कर रहे थे। क्या इलेक्ट्रॉन गेन जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते थे। सेम ये एन फैक्टर का रूल होता है कि इसका एन फैक्टर को इसका जो कोफिशिएंट होगा, यदि आपको बैलेंस रिएक्शन में करके दे दूं, इसका जो कोफिशिएंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, वो रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का जो कोफिशिएंट होता है वो इसका एन फैक्टर होगा। यही एन फैक्टर को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, आगे हम इसको भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप इसका एन फैक्टर निकाल सकते हो। आप इक्विवेलेंट वेट भी निकाल सकते हो, जैसे कि ये कंपाउंड कहीं आ जाए आपके FeC2O4, फेरस ऑक्जिलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरस ऑक्जिलेट, कन्वर्ट हो गया Fe+3 प्लस CO2 में। बताइए इसका एन फैक्टर कितना है, देखते हैं। ऑक्जिलेट का मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑक्जिलेट पे कितना चार्ज होता है 2-, तो Fe पे कितना चार्ज आएगा +2, कितना आएगा +2। वैसे भी आपको दिख रहा है ये फेरस है। ठीक, कार्बन का कितना होता है ऑक्जिलेट में +3, ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे Fe+3 हो गया, कार्बन +4 है। ये हाफ रिएक्शन है, कंप्लीट नहीं दी हुई है, सिर्फ समझाने के लिए। ये आपका -2, देखिए चेंज कहाँ कहाँ हो रहा है। हाफ रिएक्शन है ये, कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन नहीं, सिर्फ इसका ऑक्सीडेशन वाला पार्ट मैंने लिखा। तुम देखोगे ये +2 था, कहाँ गया +3, कितने का लॉस, 1 इलेक्ट्रॉन का। +3 से कहाँ गया +4, इधर भी लॉस ही है। कितने का लॉस है, पर एटम 1 का लॉस है, पर एटम 1 का लॉस हो जाएगा आपका। ठीक है, पर एटम 1 का लॉस हो जाएगा। कितने एटम है यहाँ पे 2, तो टोटल लॉस कितने का हुआ इसके अंदर, टोटल लॉस 1 का तो आयरन ने कर दिया, और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन की वजह से कितना हुआ टोटल 3। तो इसको एन फैक्टर बोलोगे। यदि कोई एक एटम, एक मॉलिक्यूल है, उसमें 3 एटम है और तीनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हो, एक ने 5 इलेक्ट्रॉन दिए, एक ने 10 दिए और एक ने 10, तीसरे ने मान लिया 15 दिए, तो टोटल कितना लिखोगे 5 + 10 + 15, टोटल लॉस काउंट करना है आपको। समझ रहे हो, इसमें आप Fe भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, तो इस तरीके से इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3। मान लिया 2 एटम है और दोनों इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो टोटल गेन आपको काउंट करोगे, टोटल गेन आपको काउंट करना होता है। तो इस तरीके से हम एन फैक्टर डिफाइन करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। अब मान लिया कोई कंपाउंड ऐसा आ जाए, उसका एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो कैसे करेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस बराबर हो जाए, इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस क्या हो जाए बराबर, एन फैक्टर कभी 0 नहीं आएगा। ये आप ध्यान रखना, एन फैक्टर की वैल्यू आप 0 नहीं लिखोगे कभी भी। तो मान लिया उसने, उस कंपाउंड में 2 एटम है X और Y, X ने 5 इलेक्ट्रॉन लिया और Y ने 5 इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसका पूछ रहे थे इसका एन फैक्टर बताइए, तो ऐसा नहीं, उसका एन फैक्टर आप 0 बोल दो कि 5 इलेक्ट्रॉन का गेन और 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस। नहीं, यदि वो इक्वल हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया कहीं पे, तो आप उस केस में क्या करोगे, कोई भी नंबर लिख दो, या तो इलेक्ट्रॉन गेन वाला लिख लो या इलेक्ट्रॉन लॉस वाला है, तो दोनों बराबर है, वही उसका एन फैक्टर है, वही क्या हो जाएगा उसका एन फैक्टर हो जाएगा। तो उसको हम निकालते हैं। यदि ये इक्वल ना हो, एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और दूसरा एटम उसी कंपाउंड का 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो नेट कितना बचा 1, तो उस केस में एन फैक्टर आप प्लस माइनस करके निकाल सकते हो। लेकिन जब ये 0 आ जाए तब नहीं कर सकते, तब आप कोई भी एक नंबर लोगे। ठीक है, देखते हैं एन फैक्टर कैसे निकाला गया। देखें एक बार, जैसे मैं रिएक्शन लिखता हूं KClO3 डिसोसिएट इनटू KCl + 3/2O2। पहले तो ये देखना आपको ये रिएक्शन रिडॉक्स है या नहीं। देखा यहां से ये रिएक्शन +1 क्लोरीन निकाल लेंगे, ऑक्सीजन -2, इसका x मान के निकालोगे +5 आएगा। यहाँ क्लोरीन +1, यहाँ पे -1, K +1 क्लोरीन -1, ऑक्सीजन 0। यहाँ से ये जो है ये आपका क्या हो गया ऑक्सीडेशन, -2 से 0 ऑक्सीडेशन, क्लोरीन क्या हो जाएगा +5 से -1 रिडक्शन, क्या हो जाएगा रिडक्शन। ठीक, अब देखते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। ऑक्सीडेशन हुआ है तो लॉस हुआ होगा,
और कितने का लॉस है अपने को बेसिकली ये चेक करना है। ठीक, देखते हैं लॉस। अब यहां से तुम देखोगे क्लोरीन +5 में था, -1 में गया। ऑक्सीजन -2 से 0 में गया, -2 से 0 में। एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा? 2। और कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 3। तो कितना इलेक्ट्रॉन जो टोटल लॉस हुआ है, लॉस की मैं बात कर लूं 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। गेन करते हैं, +5 में कभी हुआ करता था, वो -1 में कैसे पहुंच गया? कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे? +5 से 0 होने में ही 5 हो गए, और 0 के बाद एक और लिया तभी तो माइनस में आया। कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन लॉस। देखो और तो कोई चीज है ही नहीं, इसी में हुआ सारा इलेक्ट्रॉन लॉस। जब कभी एक चीज 2 या 2 से ज्यादा में डिसोसिएट होगी तो ऐसा होगा। और क्या बोलते हैं उस रिएक्शन को? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन वन रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू टू और मोर देन 2 प्रोडक्ट। यदि डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन है तो एन फैक्टर निकालने का यही तरीका एक बचता है। उस केस में आप एन फैक्टर क्या लिखोगे? या तो ये नंबर लिख दो या ये नंबर, बात तो एक ही है। एन फैक्टर क्या आ जाएगा? आपका 6 आ जाएगा। किसके लिए? ये फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन में भैया आपके पास सिर्फ एक रिएक्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक रिएक्टेंट। तो गेन, इलेक्ट्रॉन का गेन भी यही करेगा, लॉस भी यही करेगा। तो साफ बात है इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस तो जरूरी होता है कि बराबर होगा। तो साफ बात है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस क्या होगा? बराबर आ जाएगा। ये है, ठीक। इस तरीके से हम निकाल देंगे। अब मान लीजिए इक्वल नहीं होता, कोई ऐसी रिएक्शन हो जाती कि उसमें इक्वल नहीं होता, कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, उसमें आप माइनस करके निकाल दोगे। ठीक है, तो टोटल आपको काउंट करना है। ये समझ गए होगे कि किस तरीके से आप एन फैक्टर निकालोगे। और एन फैक्टर निकालोगे उसका मतलब आप इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हो, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट में बाकी कुछ नहीं है। मोलर मास आपको दिया जाएगा, पेपर में बता देगा, मोलर मास m बोल देगा, तो आपको वो निकालना। जैसे FeS2 का स्ट्रक्चर आपको बता दूं, ये FeS2 होता है। FeS2 आयरन मेटल है, प्लस में होगा, और सल्फर क्या है? नॉन मेटल। हर एक बॉन्ड के लिए, इस एक बॉन्ड के लिए, इस बॉन्ड के लिए Fe पे +1 आएगा, सल्फर में -1 आएगा। इस बॉन्ड के लिए +1 आएगा, इसमें -1 आएगा। सल्फर पे इस बॉन्ड की वजह से कुछ नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सेम एटम के बीच में बॉन्ड है, तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो एक्चुअल में FeS2 में क्या होता है? FeS2 में आपका जो सल्फर Fe है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1 होता है। -1 और -1 क्यों? सल्फर में बॉन्ड होता है। ये आपको स्ट्रक्चर याद करना है कुछ टाइम के लिए। 12th तक आपको बता दिया, इसका रीजन तुम्हें पता चलेगा 12th क्लास में जाए। स्ट्रक्चर रीजन भी नहीं, बेसिकली वहां भी आपको याद ही करना है। कन्वर्ट हो गया आपका Fe2O3 + SO2 में, Fe2O3 + SO2। ये चलो देखते हैं भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है? यहाँ पे देखोगे 0 है। यहाँ पे देखो कितना है? +3 है। यहाँ पे देखोगे कितना आ जाएगा? -2। यहाँ पे सल्फर की वैल्यू, सल्फर का ऑक्सीडेशन +4, ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा? -2। ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा? -2। ये है। अब यहां से देखते हैं आगे कि किस तरीके से आगे किया जाए। FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2। Fe इसके अंदर देखिए ये लॉस कर रहा है। Fe+2 से Fe+3 लॉस। कितने का लॉस है? Fe की वजह से। एक Fe और एक इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तो 1 इलेक्ट्रॉन। यहां से सल्फर को पकड़ो, सल्फर यहां से यहां 0 से -1 से +4, -1 से +4 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 0 से +4 में ही 4 दे दिए। -1 से पहले 0 पे गया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा, और 4 फिर मतलब टोटल 5 इलेक्ट्रॉन दिए एक सल्फर ने। कितने सल्फर है? 5। तो कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन लॉस। ठीक, ऑक्सीजन 0 से किस में गया? -2। इधर देख लो या इधर देख लो, बात कहीं भी देख सकते हो आप। तो एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 2। तो कितने का टोटल गेन हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन का गेन आ गया। ये 4 इलेक्ट्रॉन का गेन आ जाता है। ठीक है, अब यहां से इसका एन फैक्टर आपसे पूछा जाए, इसका एन फैक्टर क्या होगा? टोटल लॉस, एन फैक्टर ऑफ FeS2। FeS2 का एन फैक्टर कैसे निकालोगे? टोटल लॉस, कितना लॉस हुआ है? 10 का एक जगह हुआ, 1 का एक जगह हुआ, क्या बोलोगे? 11। क्या बोला जाएगा? 11। एन फैक्टर ऑफ O2 कितना होगा? 4। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी आपको दिए जाते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वैसे 12th का टॉपिक है, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ये आपके 11th में बात है, ये होगा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना आ जाता, तो आप कैसे बैलेंस करते थे?
ये जो इलेक्ट्रॉन गेन इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, आपको कोई रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी हो और बैलेंस हो, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के जो कोफिशिएंट होते हैं एक्चुअल में वो अपोजिट एक दूसरे के एन फैक्टर होते हैं। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि कोई रिएक्शन आ जाए, जैसे यही रिएक्शन आपको दे दूं KMnO4, ठीक है, बैलेंस करके आपको दे दी जाए KMnO4 2 KMnO4 प्लस 5 SnSO4 प्लस H2SO4 फॉर्म K2SO4 2MnSO4 प्लस 5 SnSO4 का होल ट्वाइस प्लस H2 ये है। हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे हम इससे H2SO4 से, और H2SO4 मान लिया कि यहां से 7 बैलेंस कर देंगे इसको, किसी भी तरीके से आपको मिलेगा तो इसको बैलेंस कर देना, ठीक है, या 8H2 आ जाएगा 8H2। यदि ये रिएक्शन बैलेंस करके दी गई है, ये बैलेंस नहीं की है, मान लिया पेपर में आपको दी गई कि बैलेंस, तुम देखोगे ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक। इनके जो ये एन आपको दिख रहे हैं ना, ये कोफिशिएंट, ये एक्चुअल में कोफिशिएंट क्या है, एक दूसरे के एन फैक्टर है, ठीक है। यदि आपको डायरेक्ट बैलेंस रिएक्शन आपको पेपर में देकर एन फैक्टर पूछ ले तो बहुत आसानी से आप एन फैक्टर निकाल दोगे। क्या एक्चुअल में इसका जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका एन फैक्टर रहा होगा, और इसका जो कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। जो एन फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हुए होते हैं। तो आपको बैलेंस रिएक्शन करनी आती है, रिडॉक्स बैलेंस करनी आती है। यदि कहीं पे ऐसा क्वेश्चन फंसे कि कहीं से भी उसका निकल नहीं पा रहा आपका ऑक्सीडेशन और एन फैक्टर, तो बैलेंस रिएक्शन है तो आप क्या कीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानिए। इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते यहाँ पे, इसके बारे में नहीं बोल रहे। हाँ, इसका जो कोफिशिएंट है वो इसका एन फैक्टर होगा पक्का, और इसका कोफिशिएंट इसका एन फैक्टर रहा, ये तो इस तरीके से आपसे एन फैक्टर पूछा जा सकता है, ठीक। एन फैक्टर के बहुत सारे टाइप निकलवाए जा सकते हैं, और आपको यदि एन फैक्टर निकालना आ गया तो बहुत सिंपल है कि आपको इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। जैसे कि एक बचा अपना डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन का एन फैक्टर आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन देखें, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन उसका एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन याद होगा सभी को, क्या कि भाई जैसे ये रिएक्शन है डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, H2O2 फॉर्म H2O प्लस 1/2O2 ये आपको रिएक्शन देती है। और एन फैक्टर निकालते हुए, इक्विवेलेंट वेट निकालते हुए बैलेंसिंग से कोई मतलब आपको रहता नहीं है। आप जब बैलेंसिंग नहीं करना चाहते तभी इसका यूज आएगा, वो आगे हम पढ़ेंगे तो किस तरीके से आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है। इसको यहां से यहां जा रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, ये -1 में था, ये यहाँ पे ये -2 में है, ये आपका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहां से -1 से यहां 0 में, यहां आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। तो क्या मान लो, इसको आप एन रिडक्शन लिख लो, एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन। इसको आप इधर जो होगा उसको एन ऑक्सीडेशन लिख लो, क्या लिख लो, एन ऑक्सीडेशन। इस तरीके से आप लिख लो पहले तो। यदि आपने इस तरीके से लिख लिया और एन फैक्टर निकाल दो, ये वाला एन फैक्टर, एन रिडक्शन कैसे निकालोगे, एन रिडक्शन भाई 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन है और -1 से -2, एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है 1, 2 ऑक्सीजन कितना लेंगे 2, तो कितना आ गया एन फैक्टर यहां से, एन रिडक्शन 2, एन ऑक्सीडेशन। आपको कोई दिमाग लगाना ही नहीं, सिंपल देखो, जो ये दोनों के दोनों को मान लो, बाद में डाउट आ जाता है कैसे ये दोनों ऑक्सीजन इसमें जा रही है, वो छोड़ो, तुम्हें बैलेंसिंग करनी ही नहीं है। सिंपल यहाँ पे आप देखो कितना है उसको उसमें कन्वर्ट करो, -1 से 0 कितना इलेक्ट्रॉन लॉस 1, कितने ऑक्सीजन दे 2, तो कितना हो गया, एन ऑक्सीडेशन की वैल्यू भी 2 आ गई। एन फैक्टर ऑफ डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन कैसे निकालते हैं, एन रिडक्शन फॉर्मूला याद रखना है, एन ऑक्सीडेशन डिवाइडेड बाय प्लस में कर दो एन ऑक्सीडेशन प्लस एन रिडक्शन, एन ऑक्सीडेशन प्लस एन रिडक्शन। मतलब यदि ये जो N1 होता है ये N2 होता है, N1 इंटू N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N, इस तरीके से एन फैक्टर निकालते हैं। यहां से आप देखोगे H2O2 का एन फैक्टर कितना आ गया डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन में, 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 कितना आया 1, इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन और करते हैं। जैसे ये आ जाए
Cl2 हमने बैलेंस किया था इसको पिछले लेक्चर में, NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2। अब बैलेंसिंग का कोई रोल नहीं है, बैलेंसिंग का बिल्कुल दूसरा अल्टरनेटिव ये कॉन्सेप्ट होता है। क्लोरीन का 0 आएगा, Na का +1, ऑक्सीजन का -2, यहाँ +1, यहाँ पे +1, क्लोरीन का निकालोगे -1, इसका +1, ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे +1, इसका -2। क्लोरीन का इसमें निकाल लो, NaClO3 क्लोरीन का निकालना है तो इसको निकाल भी लोगे, बहुत आसान है, +5। किस किस के अंदर चेंज हुआ और क्या क्या चेंज हुआ देखते हैं। यहाँ क्लोरीन में चेंज है, यहाँ पे चेंज है और यहाँ पे चेंज, बाकी में कोई चेंज नहीं, तो बाकी का कोई रोल भी नहीं है एन फैक्टर निकालने में। एन फैक्टर यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन होगी। क्या यहाँ तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और ये यहाँ से यहाँ आपका ऑक्सीडेशन हो गया। यदि ये ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये रिडक्शन, तो अपने को ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ N1/N रिडक्शन जो भी, और इसको N2। N1 कैसे निकालोगे, क्लोरीन, एक क्लोरीन 0 से किस में जा रहा है, -1, एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कितने क्लोरीन है, 2, कितना हुआ एन फैक्टर 2। एन ऑक्सीडेशन, इसको आप एन रिडक्शन लिख सकते हो, एन ऑक्सीडेशन 0 से +5, कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है एक ऑक्सीजन, 5, और कितने क्लोरीन है, 2, तो कितना हो गया टोटल 10, कितना हो गया 10। अब एन ऑफ रिएक्शन या फिर एन ऑफ Cl2, मतलब जो डिस्प्रोपोर्शनल दिखा रहा है उसका, Cl2 कितना हो जाएगा, 2 × 10 डिवाइड बाई 2 + 10। आपका यहां से कितना आ जाएगा, ये तो आ गया 20 डिवाइड बाई ये आपका 10 आएगा, तो ये 14 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कैलकुलेशन चेक कर, इस तरीके से निकाल सकते। ऑक्सीडेशन का अलग निकालो, रिडक्शन का अलग निकालो, ठीक है। ऑक्सीडेशन मल्टीप्लाई बाई रिडक्शन डिवाइड बाई ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ये है। देखें एक बार और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P4 with OH negative form PH3 plus Na2H PO2, Na2H PO2. Find the N factor of P4 in the reaction, P4 in the reaction। यहाँ पे देखोगे 0 है, -2 है, +1 है, यहाँ पे आप देखोगे -3 है, हाइड्रोजन का +1 है, Na का +1 है, इसका +1 है, यहाँ पे आप देखोगे -2 है, और यहाँ पे देखें +1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, +1। 0 से लेके +1 क्या हो जाएगा भाई, ऑक्सीडेशन, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहाँ P4 ही -3 क्या आ जाएगा आपका, रिडक्शन। एन रिडक्शन निकालते हैं पहले। एक P 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता, 0 से किस में जा रहा है, -3, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 4 हैं, तो कितने लेंगे टोटल, 12 इलेक्ट्रॉन, 12 आ गया फैक्टर, कितना आ गया, 12। एन ऑक्सीडेशन, एन ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा भाई, एक P 0 से +1 में जा रहा, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो 4 कितना दे देगा, 4, तो ठीक है। एन P4 निकालना है, 12 × 4 डिवाइड बाई 12 + 4, कितना होगा, यहां से ऊपर से आ गया 48, नीचे से कितना आ गया 16, ठीक है। कैंसिल आउट कर दो, 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट करके 3, ठीक है। तो आपको टोटल चेंज देखना है कितना है, और उस तरीके से आप निकाल लोगे। ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लें और इस तरीके से निकाल लें, कैलकुलेशन चेक करते रहें। बस सिंपल आपको मेथड बता दिया, रिडक्शन का अलग निकाल दो, ऑक्सीडेशन का अलग, तो सिंपल N1 N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी रिएक्शन दी है, एसिड का, बेस का, सोल्ट का, आयन का, केटायन का, एनायन का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सबका निकाल सकते हो। कोई रिएक्शन बैलेंस करके दी जाए, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो एक दूसरे के क्या होंगे, जो कोफिशिएंट होंगे, तो क्या बोल देंगे कि ये एन फैक्टर होंगे। थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मान लिया ए और बी की कोई रिएक्शन है, जो ए का कोफिशिएंट है वो बी का एन फैक्टर, और बी का कोफिशिएंट है वो ए का एन फैक्टर है, तो इस तरीके से आपसे एन फैक्टर पूछा जाता है। एन फैक्टर कुछ चीजों का आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना रिएजेंट जो हम यूज करते हैं, आगे जो टाइट्रेशन एक टॉपिक होता है उसके अंदर KMnO4 और K2Cr2 से, बहुत स्टैंडर्ड है और आपको याद रखना, लिखें, वेरी इंपॉर्टेंट। एन फैक्टर ऑफ KMnO4, एन फैक्टर ऑफ KMnO4, KMnO4 का एन फैक्टर, KMnO4 तीनों मीडियम में काम करता है। यदि आप इसको एसिड में डालोगे, कभी भी कहीं भी एसिड में डालना, ये +2 में जाएगा। कभी भी इसको आप न्यूट्रल में डालना, न्यूट्रल मीडियम, ये Mn+4 में जाएगा। और कभी भी इसको बेसिक मीडियम में डालना, बेसिक, ये आपका Mn+6 में जाएगा। Mn कहां पे जाएगा, +6 में, ठीक है। ये है
न्यूट्रल बोल दिया जाए या माइल्ड अल्कलाइन बोल दिया जाए, बहुत ही वीक बेस होता है तो इसमें जाता है। अब देखिए यहाँ पे किसमें है ये प्लस, हमेशा हमेशा के लिए स्टैंडर्ड है, पूरी केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड रहेगा, याद रखना, बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। देखिए एन फैक्टर, एसिड मीडियम में एन फैक्टर कितना है, +7 से +2 कितना आ गया 5, इसमें कितना एन फैक्टर 3, इसमें एन फैक्टर कितना 1। इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है और भूल जाता है पेपर में। याद रख लें, एसिड में सबसे ज्यादा होता है एन फैक्टर, बेस में सबसे कम होता है, बीच में न्यूट्रल है आपका। यहां से आपको इक्विवेलेंट वेट पूछ लिया जाए, इक्विवेलेंट वेट बताइए ओके MnO4, ठीक है, इन डिफरेंट मीडियम इफ मोलर मास इज m, भाई KMnO4 का मोलर मास m है तो इक्विवेलेंट वेट होता है। इक्विवेलेंट वेट निकालना बहुत आसान है, मोलर मास डिवाइड बाई n वेक्टर। तो एसिडिक मीडियम में कैसे निकालोगे, m डिवाइड बाई 5। बेसिक मीडियम में कैसे बताओगे, बेसिक मीडियम m डिवाइड बाई 1। और न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल में कितना लिखोगे 3, m डिवाइड बाई 3। तो भाई आपको एन फैक्टर इसीलिए सिखाया है कि आप इक्विवेलेंट वेट के क्वेश्चन खुद करोगे, इक्विवेलेंट वेट खुद निकालो। तो ये था अपना एन फैक्टर निकालना, किस तरीके से एन फैक्टर निकालते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो, कोई दो एटम हो, दोनों ऑक्सीडाइज कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, इस तरीके से आप निकालोगे। अब जो नेक्स्ट बचता है इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। एक मिनट उससे पहले मैं K2Cr2O7 को और बता दूं कि मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, K2Cr2O7 इतना नहीं है लेकिन फिर भी उसका भी लिख लेते हैं। K2Cr2O7 ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता है, बेसिक मीडियम में काम ही नहीं करता। एसिडिक एंड बेसिक में तो कोई जरूरत ही नहीं है, K2CrO4 में जाता है, यहाँ भी ये +6 में है और यहाँ भी ये +6 में है। तो यहाँ तो ये रिएक्शन रिडोक्स ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए एन फैक्टर डिफाइन ही नहीं होगा। जीरो मत कर देना कि +6 से +6 जीरो, नहीं, रिडोक्स में तब रिडोक्स हो ही नहीं रहा है तो इसका एन फैक्टर चेंज, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं, तो एन फैक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, समझ गए, जीरो मत लिख देना। एसिडिक मीडियम में हमेशा ये +3 में जाएगा, हमेशा, पक्का गारंटेड है। +6 से +3 एन फैक्टर कितना आएगा 3 मत लिख दो, +6 से +3 कितने का चेंज 3 का, और कितने हैं 2 हैं, तो एन फैक्टर कितना आएगा 6। याद रखने हैं ये चीजें तुम्हें, KMnO4 का तीनों मीडियम में और इसका एसिडिक मीडियम में। इक्विवेलेंट वेट कैसे लिखोगे, इसका मोलर मास जो भी दिया जाएगा, जैसे कि x दे दे तो x डिवाइड बाई 6, तो ये आपका एन फैक्टर है। तो ये था आपका एन फैक्टर, हर टाइप का केस निकालने के लिए। जो लास्ट नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ये लो क्या बोलता है, जैसे कोई भी आपको रिएक्शन दे दी 2A + 3B फॉर्म C × 5D। एक तरीका होता है मोल कंसेप्ट लगाने का, वो बोलता है 2 मोल ऑफ A रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ B एंड फॉर्म 1 मोल ऑफ C विथ 5 मोल ऑफ D। वो मोल कॉन्सेप्ट है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सबका इक्वल मोल कंज्यूम होगा और इक्वल मोल प्रोड्यूस होगा। तो लिखें according to this law equal number of equivalent या same number of equivalent, equal number of equivalent या same number of equivalent of each reactant are consumed, each reactant are consumed and each product are formed। सबके इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कंज्यूम होंगे और प्रोडक्ट के उतने ही बढ़ेंगे। यदि मैं बोल दूं यहाँ पे इक्विवेलेंट की बात, मान लिया इसका भी मैंने 4 इक्विवेलेंट ले लिया, इसका भी 4 इक्विवेलेंट दे दिया, आपसे पूछा जाए इनका कितना इक्विवेलेंट बढ़ेगा, इक्विवेलेंट बता रहा हूं, मोल नहीं बता रहा हूं। मोल आप कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर, एन फैक्टर सिखा दिया है, मोल आपको पता है उससे निकालो। तो बोल रहा है कि 4 इक्विवेलेंट, ये लो बोलता है 4 इक्विवेलेंट ऑफ ए रिएक्ट विद 4 equivalent of B and form 4 equivalent of C and D, 4 equivalent of C and D, मतलब सबका इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होंगे किसी भी रिएक्शन में। क्या होगा, इन ए केमिकल रिएक्शन ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, सबका इक्विवेलेंट क्या होगा, सेम होगा। ये था, उतना ही कंज्यूम होगा और उतना ही बढ़ेगा। जैसे कि हमने वहां पे मोल कंसेप्ट में लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट किया था, यहां भी आपको लिमिटिंग रिएजेंट करना पड़ेगा और वो सारे अमाउंट कौन बताएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। लिखे नेक्स्ट पॉइंट, इफ लिमिटिंग रिएजेंट इज प्रेजेंट इन ए केमिकल रिएक्शन
limiting reagent is present in a chemical reaction, then number of equivalent consumed or number of equivalent produced are depend on equivalent of limiting reagent. इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं? मोल कंसेप्ट में मोल देख के नहीं बता सकते थे. किसी का 1 मोल है, किसी का 3 मोल है, तो 1 वाला जरूरी नहीं है. आपको कोफिशिएंट भी साथ में चेक करने पड़ते थे. रिएक्शन जो कैसे करते थे कि 1 मोल कितने से रिएक्ट करता, वो देखा होगा, आप वीडियो देख लें वहां पे जाके. इक्विवेलेंट में ऐसा नहीं है. लिमिटिंग रिएजेंट कैसे लिखते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट देखें, द रिएक्टेंट विच हैव मिनिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आर कोल्ड लिमिटिंग रिएजेंट. जिसके मिनिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी P + 4Q + 3R फॉर्म A + 2B × C. मान लिया मैं मोल बोल देता कि जो मोल है इसका मान लिया 1 मोल है, ठीक है, इसका मान लिया 2 मोल है और इसका 3 मोल है. आप लिमिटिंग रिएजेंट बताइए. आप लिमिटिंग रिएजेंट ऐसे नहीं बता सकते थे कि 1 वाला लिमिटिंग रिएजेंट, नहीं, आपको ऐसे देखना पड़ता कोफिशिएंट के साथ. इसके 1 मोल को कितना मोल चाहिएगा? 4. और इसका कितना मोल चाहिए? 3. ठीक है, इसका 1 मोल दिया है तो इसके कितने मोल होने चाहिए थे? 4. नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका? लिमिटिंग रिएजेंट. ऐसे निकाल देते. इक्विवेलेंट में आपको इतनी मेहनत नहीं करनी. इक्विवेलेंट जैसे मान लो मैं इसका 2 इक्विवेलेंट दे दूं, इसका 5 बोल दूं, इसका 3 बोल दूं, सबसे मिनिमम इक्विवेलेंट इसके है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा. समझे बात? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा. ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है भाई. ऐसा मत सोचना कि एक ही क्वेश्चन का अलग अलग आंसर आ जाते हैं. मोल से आंसर सेम ही आते हैं, वो अलग अलग क्वेश्चन दे रहा हूं. यदि मोल में मान लिया अलग क्वेश्चन दिया मैंने, इसमें अलग दिया. अब लिमिटिंग रिएजेंट बताएगा. यदि ये 2 है तो सबका यही होगा, इक्विवेलेंट ऑफ P कंज्यूम्ड. P का कितना कंज्यूम होगा? इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Q कंज्यूम्ड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ R consumed equal to equivalent of A formed equal to equivalent of B formed equal to equivalent of C formed. सबका इक्वल कंज्यूम होगा. अब की बार कौन बताएगा? 2. तो ये भी 2 आएगा, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2. मोल कंसेप्ट में कोफिशिएंट देख के बताना पड़ता था. समझ गए? वो प्रॉब्लम मिट जाती है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. क्या? सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आर प्रोड्यूस्ड एंड और कंज्यूम्ड इन ए केमिकल रिएक्शन. कोई लिमिटिंग रिएजेंट है तो सबसे कम इक्विवेलेंट वाला लिमिटिंग रिएजेंट, और सारे कितने इक्विवेलेंट कंज्यूम होंगे वो लिमिटिंग रिएजेंट के इक्विवेलेंट उतने ही कंज्यूम होंगे. ये 2, 5, 3 है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है 2, तो सबके इसके भी 2 कंज्यूम होंगे, इसके भी 2 होंगे, इसके भी 2 होंगे, बाकी बचे रहेंगे. कितने बनेंगे? इसके भी 2 बनेंगे, इसके भी 2 बनेंगे और इसके भी 2 बनेंगे. ये था लॉ ऑफ इक्विवेलेंस. इस पे न्यूमेरिकल करेंगे अभी. और उसके बाद देखोगे आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यदि आप अच्छे से लगाओगे तो मोल कॉन्सेप्ट से थोड़ा ईजी रहता है. लेकिन फिर भी आपको दोनों कॉन्सेप्ट आने चाहिए इक्वल स्ट्रेंथ से.